Hello, Assalamu alaikum. This is Hizra. Today my topic name is problem solving. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हमने इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ना है कि भाई हम हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि पहले हम मैं जैसा कि मेरे टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, के नाम से पता चला है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट्स मीन्स कि हमें हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब एआई नहीं था, बिफोर एआई, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था हमें। सबसे पहले कि भाई एनालाइज करते थे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, टास्क क्या है, कि हमें बहुत सी मुश्किल होती थी। बट आफ्टर एआई के हमें बट आफ्टर एआई ऐसा हुआ है कि अब हमें वो हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्द हो जाता है, कि हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हम जो हमारा टास्क है या जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हम उसको एआई के किसी भी टूल में यूज़ करके तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी वो हल हो जाती है। जैसे चैट जीपीटी है, उसमें हमें सिर्फ लॉगिन करना है और अपनी प्रॉब्लम डालनी है और हमारा जो टास्क है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस पे आगे आ जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्चिंग के भाई, अब जाहिर सी बात है, अब हमें प्रॉब्लम हुआ है तो सबसे पहले हमें सर्च भी तो करना ना कि सब इसका सब आसान हल क्या है। जब हमें जाहिर सी बात है, जब हमें प्रॉब्लम हुई है तो हमने उसको सर्च भी तो करना है ना कि भाई हम हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च इज़ द फंडामेंटल अप्रोच इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर एन एआई सिस्टम सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर्स अ प्रॉब्लम स्पेस टू फाइंड अ सोल्यूशन। कि भाई ऐसी प्रॉब्लम होगी, अब होगी कि भाई सबसे पहले हमने सर्च भी तो करना है, फाइंड करने की हमें क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर इसके आगे हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। और ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको अब छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेंगे, देन वी सॉल्व इट। Assalamualaikum class, my name is Maham and today my topic is प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या होती है? सपोज कि अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हूँ और मुझे एक प्रॉब्लम दी जाती है तो मैं उसकी सबसे पहले स्टार्ट स्टेट मतलब कि इनिशियल स्टेट देखूंगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक गोल स्टेट भी ढूंढूंगी, जिसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर पहुँचने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि गोल स्टेट तक जाने के लिए एफिशिएंट पार्ट को फाइंड करता है और उसको फॉलो करके जो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसका एक एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें हमारे पास टाइम और मेमोरी जो है वो दोनों जो है वो कम लगते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो हेल्पफुल भी होता है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट काम करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप जो वो फॉलो करता है वो उसका होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के आगे फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। इनिशियल स्टेट होता है, एक्शंस होते हैं, सक्सेसर फंक्शंस होते हैं और गोल स्टेट होते हैं, पाथ कोस्ट होते हैं। जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एक्चुअल में क्या होता है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है जो ये वो स्टेप्स बताता है जिसको यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अपने गोल स्टेट तक पहुंच सकें। सबसे पहले जो होता है इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है जिधर जो वो पॉइंट होता है जहाँ से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मतलब मीन्स इस डायग्राम में हमारी इनिशियल स्टेट जो है वो ए और हम लोग सेट करें कि जो हमारी गोल स्टेट है वो एम है हमारे पास। एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस का ऐसे डिस्क्रिप्शन होती हैं जिसके अंदर वो सारे पॉसिबल एक्शंस होते हैं जो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब वो सारे एक्शंस जिन्हें हम यूज़ करके एक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन एक्शंस को परफॉर्म करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें जैसे कि हम लोग प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए हम ए से बी पे जाएंगे, पॉइंट ए से पॉइंट ए बी पे जाएंगे, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे डी पे जाएंगे। ए से बी पे जाके भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ए से डी पे जाके भी और ए से ई पे भी आके, तो हम अपनी प्रॉब्लम तक गोल स्टेट तक जा सकते हैं। सक्सेसर फंक्शन क्या होते हैं? सक्सेसर फंक्शन
अच्छा, सक्सेसर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो एक एक्शन परफॉर्म कर लेता है तो वो किसी एक स्टेट पर पहुंच जाता है, और तो ये क्या करता है, सक्सेसर फंक्शन क्या करता है, ये उस स्टेट को, उस फंक्शन को दोबारा रिटर्न करते हैं। इसमें हमारे पास रिजल्ट होता है जो फंक्शन जिधर से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने जाना होता है, और वहाँ जो सेकंड पॉइंट होता है, वहाँ जिधर उधर तक हमने पहुँचना होता है, हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद होता है गोल स्टेट। वो स्टेट होता है, वो हमें बताता है कि हमने उस किस स्टेट पर जाना है और कौन सा हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पहुँच के हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब क्या होता है, पास्ट क्या होता है, जब हम एजेंट्स को इनिशियल स्टेट पर, जब हम एजेंट के इनिशियल स्टेट पर होते हैं, और गोल स्टेट और इनिशियल स्टेट के दरमियान जितने भी स्टेप्स और पाथ होते हैं उन्हें एक कोस्ट असाइन कर दी जाती है, ताकि उसके बाद उसकी मेजरमेंट करते हुए हम ये देख सकें कि हमारे एजेंट गोल स्टेट पर जाते हुए उसका एफिशिएंट टाइम, उसको कितना एफिशिएंट टाइम लगता है। जो दोबारा बता देती हूँ, जो पास्ट कोस्ट होता है ना, पास्ट कोस्ट होता है वो ये होता है कि जब हम इनिशियल स्टेट से फाइन गोल स्टेट तक जा रहे होते हैं तो हम उनके दरमियान में उनको एक कोस्ट असाइन कर देते हैं। वो कोस्ट इसलिए असाइन करते हैं कि ताकि हम मेजर कर सकें कि जो ताकि हम मेजर कर सकें कि हमारी ये जो हमारा पॉइंट, हमारी जो हमारा एजेंट गोल स्टेट पर जा रहा है, इनिशियल स्टेट गोल स्टेट पर जा रहा है, क्या उसे एफिशिएंट टाइम लग रहा है, ये देखने के लिए हमको पाथ कोस्ट को यूज़ करते हैं। पाथ कोस्ट का होता है, ये डिस्टेंस होता है इनिशियल स्टेट और दो ट्रांसमिशन पाथ के बिटवीन जो है वो पाथ होता है, डिस्टेंस। Class, my name is Kamla and my roll number is 92. Today my topic name is AI problem formulation. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने प्रॉब्लम फार्मूलेशन कैसे करनी होती है। प्रॉब्लम फार्मूलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है तो हमने इसको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व आउट करना है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमने जो है वो उसको फ़ौरन से किस तरह से सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम फार्मूलेशन जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड एंड डिसाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है और जो एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं उनका डिसीजन लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के बहुत से जो है वो स्टेप्स होते हैं, लेकिन चूज़ हमने वो वाला करना होता है जो कम कॉस्ट ले और कम हमारी उसके ऊपर जो है वो एफ़र्ट लगे, तो हमने वो वाला जो है वो उसको चूज़ करना होता है। सो फर्स्ट वी डिटरमाइन द प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम आई है और अब हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास हिस्ट्री एक्सपीरियंस होता है उसको देखते हुए हमने उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करने होते हैं कि अगर इस तरह से मिलती जुलती प्रॉब्लम पास्ट में आई है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर डिफरेंटली होती है तो उसके ऊपर जो है वो नया सिनेरियो और नया एल्गोरिदम जो है वो लगाते हैं। तो सब मेथड्स हैं यूज्ड इन प्रॉब्लम फार्मूलेशन, जिनमें है ट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, जिस तरह हम ट्रीज़ वगैरह का यूज़ करते हैं कि मेन प्रॉब्लम को डिवाइड करते करते उसके सोल्यूशन तक आ जाते हैं। और ग्राफिकल मॉडल से ग्राफ्स बना के भी हम करते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ के ज़रिए भी, ग्राफ के ज़रिए जल्दी से ईजिली सॉल्व हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोनेंट्स। उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन बतानी होती है कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन हम बताएं। फिर उसके बाद लिमिटेशंस बताएं कि उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने इस प्रॉब्लम में आपको ये फेस करनी पड़ेंगी। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, फिर सोल्यूशन की स्पेस है, और फिर ऑपरेटर्स। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम लिमिटेशन। प्रॉब्लम लिमिटेशंस क्या होती हैं, दीज ऑलवेज सम लिमिटेशंस वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जिस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं कि अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपको ये लिमिटेशंस या हम ये रुकावटें जो हैं ये आपको फेस करनी पड़ेंगी। इस तरह यहाँ पर एक लिमिटेशन जो है वो उन्होंने आपके सामने रखी हुई है कि आई हैव ओनली फ्यू फीचर्स, सम रिकॉर्ड्स आर मिसिंग, कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं, लेकिन सिस्टम मस्ट बी 90% एक्यूरेट, अदरवाइज विल बी यूजलेस। उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हमें जो सिस्टम बना कर देना है आपने वो 90% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो 80% हुआ
या 89% हुआ तो वो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये लिमिटेशंस इस तरह से आती हैं प्रॉब्लम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल और सोल्यूशन कि क्या गोल है, क्या सोल्यूशन है। अगर कोई गोल होगा देन ही हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिस तरह हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जो है वो उसका गोल होता है। तो नेक्स्ट आता है सोल्यूशन स्पेस। सोल्यूशन स्पेस हमारे पास इस वे में आती है कि कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं दूसरों के निस्बत। तो हमने उनको एक सोल्यूशन स्पेस वाले एरिया में रखा होता है कि अगर जो है वो इससे मिलती जुलती हमारी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब उसने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि उसने कहा कि फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ हाउस कैन बी प्रिडिक्ट यूजिंग मैनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो अगर आपने हाउस की प्राइस को कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितने परसेंट जो है वो ये सीमेंट यूज़ हुआ है, कितने परसेंट उसमें वॉल बनाने में यूज़ हुआ है, या रूम्स को जो है वो उनकी कंस्ट्रक्शंस में यूज़ हुआ है, इसके अंदर किचन बाथ ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक आर्किटेक्चर वो बनाकर हमें दे देती है कि कितनी मेजरमेंट्स लगी हैं, कितनी कॉस्ट लगी है और कितने डेज़ में ये ख़त्म होगा। एंड उसके बाद ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास एक्शंस होते हैं जो कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए परफॉर्म करने होते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के मेन स्टेप्स हैं वो है इनिशियल स्टेट, उसमें एक फाइनल स्टेट होती है, एंड स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिशन मॉडल होता है, एक्शंस एंड पाथ कॉस्ट होती है। ये टोटल हमारे पास जो हैं वो 6 होती हैं। तो इनिशियल स्टेट यानी कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, फाइनल स्टेट कहाँ तक हमने पहुँचना है, स्टेट्स टोटल स्टेट जो प्रॉब्लम के अंदर प्रेजेंट है, ट्रांजिशन मॉडल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने जाना है, एक्शंस क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं हमने। पोस्ट ट्रांजिशन एक्शंस हमें ये बताते हैं कि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जो जाना है उस वक्त आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है। सो पाथ कॉस्ट यानी कि एक स्टेट से जाते हुए दूसरी स्टेट में जब आप गए हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट आपकी दूसरी टाइम कॉस्ट भी हो सकती है और एफर्ट कॉस्ट भी हो सकती है। एंड 8 पज़ल्स और स्लाइड पज़ल्स की एक एग्जांपल उसने हमारे सामने रखी हुई है कि जब आप एक पज़ल को सॉल्व करते हैं तो आप उसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कितने कलर्स आपके पास लार्जर क्वांटिटी में मौजूद हैं। पज़ल के बॉक्सेस को देखा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हर पर्सन के अंदर नेचुरली मौजूद होती है, तो उसे देखा जाता है कि जितने आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हैं तो आप जल्द से जल्द उनकी जो है वो क्वांटिटी को जो है फ़िलअप करना शुरू हो जाते हैं उसको सॉल्व करते हुए। लेकिन अगर मे बी हर बॉक्स जो है वो अपना सेपरेट कलर रख रहा होता है तो आप खुद से चूज़ कर लेते हैं। तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन लगाते हैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। चेस गेम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है। उसको इस तरह से खेला जाता है कि उसके अंदर जो है वो हाफ़ बॉक्सेस वाइट होते हैं और हाफ़ बॉक्सेस ब्लैक होते हैं। तो वाइट जो बॉक्सेस होते हैं वो जो 2 मेंबर्स उसको खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर 2 मेंबर्स उसको खेल रहे हैं तो 2 मेंबर्स के ईज़िली एक्सेस में वाइट बॉक्सेस होते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, वहीं पे आप एंड लेते हैं। तो प्रॉब्लम फॉर्मेशन का ये होता है कि जब भी कभी आप कोई फॉर एग्जांपल गेम स्टार्ट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है और आपने अपने माइंड में जो है वो एक गोल भी सेट किया होता है। तो अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स के अंदर आ गई है, मोबाइल्स के अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके अंदर आप गेम ओपन करके और मोबाइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप जो है वो खेल सकते हैं। फॉर जिस तरह से लूडो की एक गेम होती है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जो है वो अकेले पार्टनर हैं तो लेकिन आप उसको खेलना चाह रहे हैं तो आप कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल के अंदर जो मौजूद होती है आप उसको एज अ पार्टनर कंसीडर करके तो आर्टिफिशियली वो आपके साथ एज अ पार्टनर जो है वो गेम को खेल रहा होता है। तो ये हमारे पास ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यही होती है कि उसका मेन टास्क यही होता है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आते हुए आपकी प्रॉब्लम को टोटली सॉल्व करें। थैंक यू। My name is Hamna and today my topic is BFS. BFS stands for Breadth First Search. Breadth First Search is an algorithm that is used to graph data or searching tree or traversing structure. The full form of BFS is the Breadth First Search. इस टॉपिक में इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि BFS इसलिए इस्तेमाल होता है यानी कि हमारे पास कोई भी ट्री में या ग्राफ में कोई भी डेटा होता है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप विजिट कर सकते हैं एक एक नोट को, यानी कि वो डेप्थ वाइज नहीं जाएगी, डेप्थ वाइज डीप में नहीं जाएगी, वो एक एक नोट को हमारी विजिट करेगी और देखेगी कि किसमें सही चल रहा है और ये हमारे पास कंप्लीट होता है, इसमें कोई भी नोट नहीं बचती। The algorithm efficiently visit and mark all the key nodes in a graph as an accurate backward fashion। यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया है कि उसमें हम हर पूरे जो भी ट्री या ग्राफ दिया गया तो उसमें जितने भी नोड्स होते हैं उसमें हम एक एक करके ब्रेथ फैशन को यूज़ करते हैं। दिस एल्गोरिथम सेलेक्ट अ सिंगल नोड
initial or source point in a graph and then visit all the node adjacent to the selected node। यानी कि हमारी ट्री में जो भी फर्स्ट नोड होगी उससे हम देखेंगे कि हम उसके साथ कितनी कनेक्ट है, आगे अगली जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि सबसे पहले हम पहले में जाएंगे और आखिर में चले जाएंगे, हम विजिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप नोड। Once the algorithm visit and mark the starting node, then it move towards the nearest unvisited node। यानी कि अगर उसने एक नोड, पहली नोड को हमने जिसको सिलेक्ट किया उसको हमने पहले विजिट किया, फिर दूसरी को किया, यूं नहीं करेंगे कि हम 6 नोड पर चले जाएं, हम वन बाय वन एक एक नोड को देखेंगे जो भी उसके करीब होगी। Once visited, all nodes are marked. This iteration continue with all the nodes of the graph have been successfully visited। ये हमारी एक एक नोड को विजिट करेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। What is graph traversal? A graph traversal is a commonly used methodology for locating the vertex position in the graph। ग्राफ ट्रेवर्सल हम यूज करते हैं ग्राफ के लिए, यानी कि हमें कोई भी ग्राफ दिया गया है जिसमें हमने डेटा को विजिट करना है, नोट्स को विजिट करना है, तो उसको हम कहते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल। It is an advanced search algorithm that can analyze the graph with speed and precision along with marking the sequence of the visited vertices। यानी कि हम इसमें सीक्वेंस वाइज करते हैं, यानी कि 1 2 4 हम पहले पहली नोट को करेंगे जो कि हमने सिलेक्ट की होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। उसके बाद आती है हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ बीएफएस एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी ट्री में या ग्राफ में दिया गया होगा, इधर मैंने ट्री लिया है, तो ट्री में सबसे पहले है ए नोड हम इसमें हम यूज करते हैं क्यू, और क्यू में हम यूज करते हैं फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। तो सबसे पहले अगर हमने क्यू का यूज करना है तो हमने सबसे पहले ए को सिलेक्ट किया, ए को हम क्यू में डालेंगे, और क्यू में हम लास्ट से शुरू करते हैं और शुरू में निकालते हैं। ए को सिलेक्ट किया, ए को जब डाल दिया तो जब हम ए में देखेंगे कि ए किस किस के कनेक्ट है, बी सी डी, और इसी तरह हम करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है How does BFS algorithm work? Graph traversal require the algorithm to visit and check and update every single unvisited node in a tree-like structure। उन्होंने कहा BFS एल्गोरिथम कैसे काम करता है। वो सबसे पहले कोई भी ग्राफ या ट्री दिया गया होता है, उसमें हम एक नोड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी नोड हमने विजिट कर ली और कौन कौन सी नहीं। ये ऐसा मतलब कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा और शॉर्टेस्ट वे है जिसमें सारी नोड्स कम्प्लीटली तौर पर विजिट होती हैं। Graph traversals are categorized by the order in which they visit the node on the graph। BFS algorithm start the operation from the first or starting node in a graph and traverse it thoroughly। यानी कि हम हमेशा जब भी शुरू करेंगे, हमारे पास जो भी ट्री या ग्राफ दिया गया होगा, हम सबसे पहले उसकी फर्स्ट नोड सिलेक्ट करेंगे, ना कि लास्ट से शुरू करेंगे। Once it successfully traverses the initial code, then the next non-traversal vertex in the graph is visited and marked। यानी कि अगर हमने एक नोड को सिलेक्ट किया तो फिर अगली की बारी आएगी, ये नहीं है कि हम फौरन लास्ट में या मिड में पहुंच जाएंगे। Rules of BFS algorithm। A queue FIFO first in first out is used by BFS। You mark any node in the graph as root and start traversing the data from it। यानी कि हमारे पास ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले ही नोड सेलेक्ट करें, हम कोई भी नोड पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने ट्रैवर्सिंग का डेटा शुरू करेंगे जो भी हमने नोड विजिट करनी होगी। BFS traverses all the nodes in the graph and keeps dropping them as completed। BFS visit in and adjust and visit unvisited node, mark it as done and invert and insert into a queue। यानी जब भी हम BFS विजिट करेंगे हम पहली नोड को देखेंगे कि जो जो विजिट नहीं हुई हुई, और जब वो डन हो जाएगी उसके बाद हम उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे। रिमूव द प्रीवियस वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू इन केस नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड। यानी कि जब हमने एक फाउंड कर लिया तो उसको कट कर देंगे और देखेंगे कि उससे अगली कितनी कनेक्टेड हो रही है, फिर जब वो कर देंगे फिर उससे देखेंगे उससे अगली कितनी कनेक्टेड हो रही है। There are no loop caused by BFS during the traversing during from any node। और हम BFS जब भी यूज करते हैं उसमें हमारा लूप बिल्कुल भी यूज नहीं होता, ना ही लूप किसी तरह से बनता है। थैंक यू। Assalamualaikum class. My name is Fiza Shahid. My roll number is 79. Today my topic is DFS. DFS की एब्रीवेशन है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ से हमें पता चल रहा है कि हमने उसकी डीप नोट में जाना है। BFS में हम लोग पहले लेवल बाय लेवल जाते हैं, लेकिन DFS में अगर हमने एक
कि अगर हमारे पास ए से हम बी में जा रहे हैं तो हम पहले बी के ही नोड्स का चाइल्ड नोड को कंप्लीट करके फिर अगले सी पे जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले ए से बी में जाएंगे बी से सी में, इस तरह नहीं होता। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम सबसे पहले ए से बी में जाएंगे तो बी से डायरेक्ट हम उसकी चाइल्ड नोड को सॉल्व करेंगे। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें उन्होंने टारगेट गोल दिया होता है कि इस गोल को आपने सर्च करना, और जहाँ पे वो हमारा गोल हमें फाइंड हो जाएगा वहाँ पे हम अपनी सर्चिंग रोक देंगे। अब डीएफएस में हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली क्यू यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट में आया है उसे हमने पहले निकालना है। ये स्टैक है हमारे पास, वो यूज़ होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही है डायग्राम, वहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि एम का हमारा गोल है जो कि हमारा एफ का चाइल्ड नोड है। हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए को हमने स्टैक में भेजा, ए हमारा विजिटेड नोड हो गया। ए से हम लोग बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं। आप पहले सी को भी लिख सकते हैं और बी को भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किसको लिखना चाह रहे हैं। मैंने पहले सी को लिख दिया और फिर बी को लिख दिया, क्योंकि बी पहले क्योंकि हमारे पास स्टैक है, स्टैक में हमारे पास जो बाद में आता है वो पहले जाता है, तो पी हमारे पास पहले जाएगा तो हम बी के पे जाएंगे। जब हम बी को विजिटेड कर लेंगे तो आगे से उसके भी दो चाइल्ड आ रहे हैं, डी और ई। अब हम फिर विजिटेड करेंगे तो हम पहले ई को लिखेंगे और फिर डी को। अब हम डी के चाइल्ड नोड को जाएंगे, डी हमारे पास विजिटेड में आ जाएगा और स्टैक में डी के हमारे चाइल्ड नोड आ जाएंगे, और डी के चाइल्ड नोड है एच और आई। वो चेक करेगा कि हमारे पास जो एम है वो फाइंड हो रहा है या नहीं। अब एम और एच को करेगा, अगर नहीं हो रहा तो वो एच के बाद फिर जाएगा आई में, और आई में चेक करने के बाद उसे पता चलेगा कि अभी भी हमारे पास हमारा गोल फाइंड नहीं हुआ, फिर वो आई के बाद जाएगा डायरेक्ट ई में, कि हमारे पास ये डी वाली पूरी रकम होगी, डी एच और आई वाली पूरी कंप्लीट हो गई। अब वो जाएगा ई में, ई में जाके कंपैरिजन करेगा, ई में जाके जब उसने कंपैरिजन किया तो उसे उसका गोल फाइंड नहीं हुआ, तो वो अब ई के चाइल्ड नोड में चला गया। जब वो ई के चाइल्ड नोड में गया उसने के और जे लिखा, जे में गया, जे चेक किया, उसने जे भी मैच नहीं हुआ, वो फिर के में गया, उसने के चेक किया, के भी नहीं मैच हुआ, उसको गोल नहीं फाइंड हुआ। उसने ये सारे विजिट करने के बाद अब बी की सारी डेप्थ पूरी हो गई हुई थी, वो पूरी देखें कि बी की पूरी डेप्थ में गया, पूरी डीप में गया, पहले बी से पहले उसके ब्रांचेस उसके चाइल्ड नोड में गया और फिर उनसे उनके चाइल्ड नोड में गया। अब वो इसी तरह सी में भी करेगा, सी में गया, उसने पहले सी में चेक किया, सी के विजिटेड में आ गया, और हमारे पास जो उसके चाइल्ड नोड है एफ और जी, और एफ में अब वो जाएगा और एफ में चेक करेगा तो एफ में हमारे पास उसके चाइल्ड नोड आ रहे हैं एल और एम। एल और एम हमारे पास उसके दो चाइल्ड नोड हैं। अब उसने एल को कंपेयर किया, लेकिन एल हमारे पास हमारा गोल स्टेट नहीं था, हमारा गोल जो हमने डिमांड की हुई थी वो नहीं थी। तो फिर हमने उसको भी विजिटेड में करके हमने फिर एम के साथ कंपेयर किया, तो एम के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास हमारी विजिटेड गोल फाइंड हो गई। और जब हमारे पास वो हमारी विजिटेड गोल फाइंड होगी, यहीं पे अपने अपनी सर्चिंग एल्गोरिथम को स्टॉप कर दिया। अब जब हमारे पास गोल हमारा फाइंड हो गया तो इससे पता चला कि अभी हमारे पास जी भी रहता है और उसके चाइल्ड नोड भी रहते हैं, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ नहीं है। अब इसी तरह अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारे पास वर्टिसेस प्लस एजेस होते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस और टोटल नंबर ऑफ एजेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और ये किसी भी लिहाज से हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं होता। Assalamualaikum. My name is Amna Nadeem. My roll number is 62. Now my topic is difference between BFS and DFS. BFS abbreviation for BFS stand for birth first search and DFS stand for depth first search. अप्रोच यूज, इसमें कौन सी अप्रोच यूज होती है? BFS में फीफो यूज होती है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड DFS में लीफो यूज होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका डाटा स्ट्रक्चर क्या है? इसमें क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ होती है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और DFS में स्टैक यूज़ होता है डाटा स्ट्रक्चर के लिए। इसकी स्पीड, BFS की स्पीड स्लो है DFS से, और DFS इज़ फास्टर है BFS से। मेमोरी, BFS रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस, DFS रिक्वायर्ड लेस मेमोरी स्पेस। विजिट, BFS विजिट नोट्स लेवल बाय लेवल। हम BFS को जब विजिट करते हैं तो उसको लेवल बाय लेवल इसको सॉल्व करते हैं हम, बट DFS में ऐसा नहीं होता। DFS में हम इसको डेप्थ वाइज सॉल्व करते हैं। बैक ट्रैकिंग, BFS में बैक ट्रैकिंग नहीं होती, लेवल बाय लेवल हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको बैक ट्रैकिंग नहीं करते। DFS में हम बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इसकी हैं शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए BFS की सिंगल सोर्स ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इन स्पैनिंग ट्री। इसमें हम स्पैनिंग ट्री के ज़रिए इसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। और DFS में ये यूज़फुल होता है साइकिल डिटेक्शन को,
यूजफुल इन फाइंडिंग द स्पैनिंग ट्री। इसकी एग्जाम्पल में हम बी एफ एस की एग्जाम्पल देखें तो हम इसको लेवल बाय लेवल सॉल्व करते हैं, और डी एफ एस को एग्जाम्पल देखें तो इसकी डेप्थ वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी बी एफ एस की आउटपुट में पहले हम 0 पे जाएंगे, उसके बाद दूसरी लेयर में 1 2 3 आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 4 5 6 7 सेकेंड लेयर में ये सब आता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी एफ एस में सबसे पहले हम 0 पे जाएंगे, उसके बाद हम 1 पे हम 1 पे देखेंगे 1 के साथ कौन कौन सी नोड्स अटैच है, हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, उसको हम विजिट करेंगे। 4 5 को हमने पहले विजिट किया, उसके बाद हम 2 पे जाएंगे। 2 पे हम जाके देखेंगे कि इसके साथ कौन सी नोड अटैच है। 6 नोड अटैच है, हम इसको विजिट करेंगे, इसको आउटपुट में लिखेंगे। उसके बाद हम 3 में जाएंगे, 3 पे हम देखेंगे कि कौन सी नोड अटैच है, यानी हम इसको डेप्थ वाइज आउटपुट इसकी लिखते हैं। 7 अटैच थे, हमने 7 लिख दिए। थैंक यू।